वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं रोज शाम को 6 बजे ये मॉक टेस्ट, ताकि आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम की तैयारी कर सकें। और ये मॉक टेस्ट डेली आप अटेंड करेंगे। रोज के आपको 50 प्रश्न दिए जाएंगे, हर सेक्शन से रिलेटेड होता है यहाँ पे जीके का सेक्शन। जी हाँ, जिसमें हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर तरह के क्वेश्चन, साइंस में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं। तो इस वीडियो को खासकर जरूर देखा करें, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो छात्र यहाँ पे बिहार एसआई या ईएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र भी इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। जी हाँ, शाम को 6 बजे ये आपको दिया जा रहा है दोस्तों सेट, और उसके अलावा सुबह के 4 बजे आपको, जी हाँ, सुबह के 4 बजे करेंट अफेयर का सिनारियो दिया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो इस वीडियो को भी जरूर आप लोग सुबह में देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेट का, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुई थी ये बताइए पहले। अंतिम बैठक तो हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, यहाँ पे आंसर सी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन पहली बैठक कब हुई थी, फर्स्ट अगर पूछा जाए कि पहली बैठक कब हुई थी, तो आप आंसर क्या करेंगे? बिल्कुल 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 ये पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। ध्यान रखिएगा, ये करीब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों की सभा चली थी। कितने? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों की कुल सभा चली थी, जिसमें कि टोटल 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई है? आंसर कीजिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो विधान परिषदों को कुछ शर्तें दी जाती हैं दोस्तों, जिसके प्रतिबंधों पर, जी हाँ, यहाँ पे वार्षिक बजट पे विचार किया जाता है। कुछ विमर्श करने के तत्पश्चात यहाँ पे, जी हाँ, प्रश्न भी पूछे जाने की शक्ति दी गई है। तो ये कब से दी गई है? तो याद रखिएगा इट्स बी 1892 से दी गई है। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी, जी हाँ, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान की स्थापना और संचालन करने का अधिकार है? यानी कि आप अपने कॉलेज या फिर स्कूल भी ओपन कर सकते हैं। भारत की संस्कृति में ये ऐसा वर्णित किया गया है, आप अगर योग्य हैं तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, संचालन उसका कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन ये कौन से आर्टिकल में वर्णित है? बिल्कुल आंसर करेंगे इट्स अ डी दोस्तों, नोट कर सकते हैं। इट्स अ डी, आर्टिकल 29 और 30 के अधीन ये बताया गया है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे संविधान के 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को, जी हाँ, अल्पसंख्यकों को, थोड़ा ये यहाँ पे वर्ड भी नोट कर सकते हैं आप लोग। अल्पसंख्यक जैसे कि समुदाय होते हैं, जैसे कि मुस्लिम यहाँ पे जो है समुदाय जो है वो एक अल्पसंख्यक में आता है। सिख जो है वो अल्पसंख्यक में आते हैं। क्रिश्चियन जो है वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे जगह देखा भी होगा, मुस्लिम के लिए यहाँ पे मदरसे और क्रिश्चियन के लिए यहाँ पे जो संस्थाएं बनती हैं उसका जो पूरा अनुमोदन होता है वो क्रिश्चियन की एक संस्थान करती है। जैसे कि विदेशी कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करती है इन सभी चीज़ों में। सिख का भी अलग एक चलता है यहाँ पे, जी हाँ, जिसके लिए वो अलग संस्थाएं, शिक्षण संस्थाओं को लेकर भी स्थापना कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया यहाँ पे, बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के को लघु संविधान कहा जाता है? तो देखिए लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में आपके। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस मामलों में राज्यसभा और लोकसभा की स्थिति समान? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर कीजिएगा जल्दी से आप लोग यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आंसर जो है आपका सामान्य विधेयक, जो दोस्तों यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। जी हाँ, क्या करेंगे यहाँ पे कि सामान्य विधेयक का पूर्णतः स्थापना और उसका पारित करना, संवैधानिक संशोधन विधेयक को पूर्णतः स्थापना और उसको पारित करना, और राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग करना, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकार करना, स्वीकृति देना। तो ये सभी दोस्तों याद रखिएगा। जी हाँ, ये सही है, इनमें सभी डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर क्या करेंगे?
इट्स ए डी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए डी। नोट कर सकते हैं, शेयर बाजार संघ सूची का विषय होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी शेयर मार्केट, यानी अगर हम बात करें समवर्ती सूचियों की, ये देखिए ये सब जो कथन ये गलत है। यहाँ पे स्थानीय स्वशासन समवर्ती सूची का विषय नहीं होता है, और ना ही लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का कोई विषय होता है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, ये भी गलत बात कही गई है। तो यहाँ पे शेयर बाजार का जो संघ है वो एक सूची का विषय है, ये बात सही है यहाँ पे, क्योंकि संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य की सूची का वर्णन किया गया है, और जो स्थानीय स्वशासन लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, जबकि शेयर बाजार संघ जो है वो एक संघ सूची का विषय है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है, पंचायतों के कार्य करने के लिए 29 विषयों को शामिल किया गया। तो ये यहाँ पे 11वीं सूची के बारे में 29 विषयों के बारे में बताया गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर सोच समझ के कीजिएगा। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी। यह भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराता है। निर्वाचन आयोग जो है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करवाता है। तो क्या ये कथन सत्य है या गलत है, असत्य है, ये बताइए जल्दी से। देखिए दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। जी हाँ, क्या होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, वो उनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आप बोलेंगे कि सर इलेक्शन किसका होता है फिर लोकसभा का, जिसमें कि हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं? तो वो प्रधानमंत्री को आप नहीं चुनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप किसको चुनते हैं? तो अपने क्षेत्र के, जी हाँ, अपने क्षेत्र के लोकसभा सीट पर जो भी व्यक्ति लड़ता है इलेक्शन या चुनाव लड़ता है, आप उसको उम्मीदवार चुनते हैं। और वो उम्मीदवार क्या करता है, जिस उम्मीदवार को आप चुनते हैं वो उम्मीदवार संसद जाता है और वो अपना एक नेता चुनता है, जो कि वो खुद भी हो सकता है। ठीक है, और जो कि यहाँ पे वो क्या करता है, अपना एक नेता चुनता है, जिसे कि हम लोग पीएम के रूप में घोषित करते हैं उस दल का, या फिर अगर वो दल सम्मिलित पार्टियों से मिला भी क्यों ना हो, जैसे कि बहुत सारी पार्टियों का मिला हुआ एक दल क्यों ना हो, अगर जीतता है तो उनको ये मिलकर विचार करना होगा कि उनका पीएम कौन होगा। ठीक है, और जब ये सब कुछ निर्णय हो जाता है तो वहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री की। इसलिए आंसर यहाँ पे सी होगा दोस्तों। अच्छा, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन से आर्टिकल के तहत इसका चुनाव होता है। तो संविधान देखिए, संघीय न्यायालय है हमारा, इसके संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद में 124 से 147 में जितने भी उपबंधित किए गए हैं संविधान की व्याख्या करता है, इसका निर्णय अंतिम होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है दोस्तों? तो देखिए, किसी भी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में अगर सदन में चर्चा करने हेतु सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का प्रस्ताव होता है, इसमें करीब 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ठीक है, और इस प्रस्ताव में संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को संसद का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। इसलिए आंसर यहाँ पे आप करेंगे दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यहाँ पे वो अभिरक्षक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव वाले क्या उद्देश्य थे? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, सार्वजनिक महत्व और निश्चित आवश्यकताएं मुद्दे पर बहस करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, आर्टिकल 243I में ये वर्णित है दोस्तों। ठीक है, संबंधित है इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सदिश राशि है? देखिए यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों ए, यानी कि बल आघूर्ण जो है क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, बल आघूर्ण क्या होता है? तो बल आघूर्ण होता है दोस्तों बल गुना आघूर्ण, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
और यह एक सदिश राशि क्योंकि इसका मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर होता है इसका मात्रक, ये ध्यान रखेंगे। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? फ्यूज तार वायर जो है दोस्तों सीसा और टीन का एक मिश्र धातु होता है, सीसा और टीन का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक हॉर्स पावर में कितना होता है वाट? एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? याद रखिएगा, इट्स अ बी, 746 वाट होता है दोस्तों। आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों बनी होती है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें बनी होती हैं, किसकी बनी होती है दोस्तों? चलो आंसर करिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा सी। किससे? तो फोटोन से। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, फोटोन से बनी होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। मध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर करेंगे जल्दी से यहाँ पे। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए। जी हाँ, ये बढ़ेगा। जी हाँ, आंसर क्या होगा? इट्स ए, बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और वायु के प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? 0.61 मीटर पर सेकेंड भी बढ़ जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी हुई वस्तु कितनी प्रतिबिंब बनेगी? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर 45 डिग्री पे रखी है तो देखिए, यदि आपका 360 डिग्री का कोण बनता है टोटल, अपॉन में थीटा जो है एक क्या है? एक सम संख्या आएगा। ठीक है, एक सम संख्या आएगा यहाँ पे अगर निकालेंगे तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों n, यानी कि रखी हुई वस्तु के बीच का कितना प्रतिबिंब बनेगा वो n से डिनोट करते हैं यहाँ पे। अगर तो 360/45 कर दीजिए, थीटा यहाँ पे 45 दिया गया है, और -1 कर दीजिएगा। ठीक है, ये हम निकालते हैं क्या? क्योंकि देखिए, जो जिस चीज़ का प्रतिबिंब बनेगा वो चीज़ को भी तो यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे ना, तो उसको -1 से हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये कट जाएगा इससे, तो ये 8 - 1 = 7। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे दोस्तों? इट्स अ सी। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या? तरंग दैर्घ्य के बढ़ने से, तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है? तो लाल का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18। वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? आंसर करेंगे दोस्तों, वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? आंसर होगा दोस्तों, इट्स ए। जी हाँ, हाइड्रोजनीकरण। नोट कर सकते हैं, ए, हाइड्रोजनीकरण नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे फटाफट जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं। अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, इट्स ए, लोहे का चूर्ण। नोट कर लीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा, लोहे का चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रयोग धूप चश्मों के लेंस के बनाने के लिए किया जाता है? चलिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इट्स अ बी। जी हाँ, क्रुक्स कांच का हम लोग यूज करते हैं धूप चश्मे का लेंस बनाने के लिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे फ्लिंट कांच दिया हुआ है, ये इससे क्या बनता है? तो इससे दोस्तों बनता है क्या? तो दूरबीन का, जी हाँ, लेंस बनता है। पोटास कांच से क्या बनता है? तो उच्च तापी कांच का बर्तन बनता है, उच्च तापी, जी हाँ, उच्च तापी कांच का बर्तन बनता है। सोडा कांच से क्या बनता है? तो ट्यूबलाइट बनता है दोस्तों, ट्यूबलाइट। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए मिलान करते हैं फिर से एक बार सही सही यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को। चलिए, फॉर्मूला दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों, आंसर कीजिएगा।
CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। ए का यहाँ पे एक से मैच कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 है और ये ABCD है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बी का हो जाएगा दोस्तों जिप्सम का कौन सा सूत्र है यहाँ पे, तो बी का हो जाएगा जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O, ध्यान रखिएगा, ये एक हो जाएगा इसके साथ। धोना सोडा जो है, धोबन सोडा जो है उसका, तो ये है दोस्तों N2CO3 इंटू 10H2O, जी हाँ, N2CO3 इंटू 10H2O। और हाइपो का तो ये है दोस्तों Na2S2O3 इंटू 5H2O। ये आपका मैच हो गया। तो मैच कौन सा सही है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। आंसर क्या करेंगे, इट्स अ बी। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चलिए। हाइड्रोजन बम का विकास दोस्तों एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और यह नाभिकीय संलयन पर आधारित था। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जी हाँ, आंसर कर सकते हैं, नाभिकीय संलयन पर यह आधारित है सिद्धांत इसका। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का। फलों का मधुर स्वाद, देखिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है, इसको हम लोग फ्रुक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज, नोट कर सकते हैं, ए इज द राइट आंसर। चलिए, उसके कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर का कौन सा अंग अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य करके एक साथ करती है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य एक साथ कराती है। बिल्कुल, मानव शरीर में अग्नाशय, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 25, विक्र प्रति मिनट औसतन कितना रक्त निस्पंदन करेगा। चलिए आंसर करेंगे 25 का यहाँ पे। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, इट्स बी, यानी कि 125 मिलीलीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। बिल्कुल, इट्स अ डी, 1:2:1 का रेशियो होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा यहाँ पे, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में और पूछा भी गया है पहले। चलिए एक बार और सूची को मिलान करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कितने लोग यहाँ पे उत्तर सही कर पाते हैं। विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, एक्चुअली किसकी कमी से कौन सा कमी हो जाता है विटामिन का, ये भी बताना, ये बताना एक्चुअली, ठीक है। देखिए तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा विटामिन ए से दोस्तों। जी हाँ, हरी सब्जियां में होती हैं, इसलिए हरी सब्जियां कम खाएंगे तो विटामिन ए की कमी आपको होगी। विटामिन डी की अगर बात करें दोस्तों, तो मछली, यकृत तेल, इन सभी चीज़ों में आपको मिल सकेगा, ठीक है, विटामिन डी। अच्छा, विटामिन ई की बात करें दोस्तों, जी हाँ, विटामिन ई की बात करें तो ये दोस्तों अंकुरित अनाजों में, ठीक है, अंकुरित अनाजों में। और विटामिन के की बात करें दोस्तों तो ये आंत के उत्पन्नता में, ठीक है। तो ये कुछ सम्मेलन आपका इस तरह से है दोस्तों। आंसर हमारा ए हो जाएगा कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की। जीवाणु की खोज किसने की, देखिए जीवाणु की खोज की दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने। आंसर सी कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे इवेंस्की जो है, ये जो है ये किसकी खोज किए थे, तो ये विषाणु की खोज किए थे, याद रखिएगा। अच्छा, सुई पास्चर जो है, सुई पास्चर, तो रेबीज का टीका खोज किए थे, रेबीज का टीका है ना, याद रखिए, रेबीज का टीका खोज किए थे। और एडवर्ड जेनरल, ये किसका खोज किए थे, एडवर्ड जेनर, तो चेचक का टीका, ठीक है। चलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, जल्दी से आंसर करेंगे।
बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं सी AGL का, जी हाँ, नोट कर सकते हैं। कृत्रिम वर्षा यानी कि जानबूझकर वर्षा कराना, जिसमें हम लोग AGL का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग कृत्रिम वर्षा कहते हैं। अच्छा, AGCL क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे AGCAL जो है दिया, CL है एक्चुअली, CAL नहीं है, CA है, CA नहीं है, CL है सिर्फ, ठीक है, AGCL होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में उपयोग, और AgNO3 किसके लिए उपयोग होता है? तो ये मतदाता का स्याही का ही उपयोग में इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। प्राकृतिक रबड़ को बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए, जी हाँ, कार्बन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे, इट्स अ राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 31, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय था दोस्तों राज्य हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, ये अभी तेलंगाना की राजधानी होती है हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद, और ये सहायक संधि का प्रथम राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, अपने विरोधियों के विरुद्ध किसने लौह और रक्त की नीति का पालन किया? अपने विरोधी के विरुद्ध किसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स डी बलवन ने, नोट कर सकते हैं, इट्स डी बलवन ने, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? बिल्कुल याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सी इज द राइट आंसर, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत है ये, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हुआ करता था? चलिए सल्तनत काल में देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हुआ करता दोस्तों, देवल, इट्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? चलिए एहोल अभिलेख दोस्तों बता दें कि यह रचना रवि कृति है, और एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें पता भी चलता है। जी हाँ, आंसर यहाँ पे कीजिएगा, एक रवि कृति है, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें इसके बारे में पता भी चलता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट आंसर कीजिएगा, स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, पुस्तक से रिलेटेड, या फिर हिस्ट्री में जो पुस्तक लिखे गए हैं काफी पुराने, उनके बारे में भी। चलिए आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स सी अब्दुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, APJ नहीं, ये अब्दुल कलाम है, ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे सी। इंडियन विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद, और विंग ऑफ फायर जो है दोस्तों APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनका है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फॉर फायर। ये बहुत पुरानी किताब है, लेकिन बहुत ही अच्छी किताब है, जरूर पढ़िएगा। मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? जी हाँ, सन 1921 में केरल में दोस्तों, नोट कर सकते हैं, मालाबार तट के निकट हुआ था, जिसमें कि प्रमुख नेता थे अली मुल्सियार, नोट कर सकते हैं, अली मुस्लियार। आंसर सी हो जाएगा, जो कि मोपला विद्रोह के एक प्रमुख नेता होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बिल्कुल आंसर करेंगे, इट्स सी अब्दुल रहीम खान खाना, नोट कर सकते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39, निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापी कोंकण की उपाधि धारण की थी? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स डी नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। जी हाँ दोस्तों, वह पल्लव वंश के शासक तथा दूसरे महाबलीपुरम इकाशम मंदिर का निर्माण भी करवाया था। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 देखेंगे, रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1819 के अमृतसर की संधि हुई थी? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ये मेटकॉफ थे, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा,
मेटकॉफ के बीच 1809 के बीच में ये रणजीत सिंह और इनके बीच में ये संधि हुई थी अमृतसर की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए याद रखेगा। जबकि उसी समय गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ पे भारत में? मिंटो। जी हाँ, मिंटो प्रथम। ठीक है, मिंटो प्रथम थे। 1807 से 13 के मध्यकाल था उनका। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिगेड आजाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं था? आजाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं था दोस्तों। आजाद हिंद फौज का में गांधी ब्रिगेड, सुबेश ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और शामिल थे, लेकिन आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और रास बिहारी बोस ने की थी। जी हाँ, किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज और बता देना चाहते हैं कि आगे चलकर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान भी संभाली थी, तो इसके नेता भी बने थे सुभाष चंद्र बोस। चलिए, पटेल ब्रिगेड जो नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 42, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? इट्स अ डी, लक्ष्मण सेन के। याद रख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, लक्ष्मण सेन के थे। लक्ष्मण सेन एकत्रित बंगाल का अंतिम शासक भी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 43, किस गुप्त शासक के शासन के दौरान पहली बार हुणों का आगमन किया है भारत में? हुणों का आगमन आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से आप लोग यहाँ पे फटाफट, जितने भी लोग देख रहे हैं क्यूज को। आंसर डी हो जाएगा, स्कंदगुप्त इज द राइट आंसर। और शासन काल में हुआ था। स्कंदगुप्त ने दोस्तों बता दें आपको कि गिरनार पर्वत पर इसकी स्थिति जो है वो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करके किया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। जी हाँ, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? नहीं बोल दिया गया है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, द लीडर जो है दोस्तों 24 अक्टूबर सन 1909 को जी हाँ किया तो गया था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आंसर सोच समझ के करना है। और जो गोपाल कृष्ण गोखले दिया गया है, जो कि ब्रिटिश के दौरान भारत में सबसे प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र में एक था दोस्तों। तो आंसर यहाँ पे क्या करेंगे? इट्स डी, जो कि सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स 45, किस व्यक्ति के नेतृत्व में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे। जी हाँ, इट्स अ सी, नोट कर सकते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। आंसर क्या होगा? इट्स अ सी, चंद्रशेखर आजाद इज द राइट आंसर। नोट कीजिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, अंग्रेजों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से। बिल्कुल, इट्स अ बी, सूरत में इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत में। ये भी एक आया हुआ प्रश्न है आपके एग्जाम में और आ सकता है, आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। और सिकंदर ने सेना के किस नदी के तट पर पहुंचने पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो सिकंदर ने सेना के ब्यास यानी कि ब्यास नदी से आगे बढ़ने को इनकार कर दिया था। वह भारत में लगभग 19 महीने तक रहा, ये भी आप याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं है शामिल? तो याद रखिएगा, केंद्रीय बजट के पूंजीगत प्राप्तियों में से यहाँ पे हम बात करेंगे विनिवेश की, आंतरिक बाजार की और उधारी, विदेशी ऋण की और सहायता और ऋण वसूली की इत्यादियों की, जिनमें कि ऋण जो है भुगतान करना और ऋण वितरण करना पूंजीगत व्यय के
अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आंसर क्या कर लेंगे, इट्स जी हाँ, इट्स ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आबिद हुसैन, चलिए आंसर आ जाएगा यहाँ पे, आबिद हुसैन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स ए लघु उद्योग से संबंधित है दोस्तों। आंसर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आबिद हुसैन समिति एक संबंधित है लघु उद्योग से। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा यहाँ पे, जी हाँ नोट कर सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी से संबंधित अधिक योगदान करता है? तो ये है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। आंसर क्या करेंगे, इट्स सी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज आप लोग यहाँ पे कितने उत्तर सही किए ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।